आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम वीडियो आप तक बिना किसी अड़चन के पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम शुक्रवार को आ जाएंगे। पूरे देश की निगाह इस चुनाव परिणाम पर लगी है। एनडीए सरकार की वापसी होगी या महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसके लेकर दोनों प्रमुख महागठबंधनों अपने अपने दांव पर है। एनडीए का दावा है कि 2010 की बिहार विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड टूटेगा, जबकि महागठबंधन का दावा है कि 1995 के चुनाव के तरह बेहतर रिजल्ट आएगा। समझिए इस चुनाव में किसका क्या दाव पर लगा है। मित्रों, दाव पर राजनीतिक। दोस्तों, इन 10 बिंदुओं से समझिए इस चुनाव में किसका क्या दाव पर है। सबसे पहले दोस्तों, नीतीश कुमार की तरफ से जान लेते हैं कि विकास पुरुष की छवि अब भी बरकरार है या नहीं। मित्रों, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक निर्णायक मोड़ है, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत विरासत और उनकी पार्टी जदयू की प्रासंगिक दोनों की दाव पर है। शासन सुधारों, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और आधारभूत ढांचों के विकास के रूप में चिन्हित 2 शतकों के शासन के बाद नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद के लिए 10वां प्रयास होगा। इस बार मतदाता यह करेंगे कि स्थान स्थिरता और कानून व्यवस्था की विश्वसनीय के लिए जाने जाने वाला विकास पुरुष की उनकी छवि भी बरकरार है या नहीं। जनता 74 साल की उम्र भी उन्हें बिहार की बागडोर संभालने की योग्य समझती है या विकल्प की ओर देख रही है। वहीं दोस्तों, तेजस्वी यादव की ओर से देख ले तो नेतृत्व व राजनीतिक की होनी है परीक्षा। मित्रों, लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव के लिए इस बार का चुनाव उनके व्यक्तिगत नेतृत्व व राजद के संभावनाओं दोनों की निर्णायक परीक्षा है। वह इस चुनाव में नीतीश कुमार को एक थके हुए मुख्यमंत्री और अपने को एक युवा गतिशील नेता के रूप में पेश करते रहे। अब चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि जितना जनता उन्हें नए विकल्प के रूप में अपनाती है या नीतीश कुमार को ही एक मौका और देती है। दूसरी बात है कि तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को अलग कर राजद के एक छात्र के नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया है। यह प्रयास पार्टी को सत्ता लाने में कितना सफल होता है, यह भी देखना है। दोस्तों, नीतीश कुमार की ओर से देख ले तो जदयू सबसे बड़ा दल बनेगा या नंबर 3 ही रहेगा। मित्रों, शुक्रवार को आने वाले चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू एक बार फिर बिहार या अपने गठबंधन एनडीए का सबसे बड़ा दल होगा या नंबर 2-3 नंबर पर ही रहेगा। अक्टूबर 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव में जदयू राज्य की सबसे बड़ी पार्टी थी। उसने अक्टूबर 2005 में 88 और 2010 में 115 सीटें जीती थी। 2015 के चुनाव में जदयू ने राजद कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और राजद के बाद वह दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, उनमें 71 सीटें जीती थी। 2020 में जदयू ने एनडीए में भाजपा के साथ चुनाव लड़ा और लोजपा के विरोध कारण उनकी पार्टी 43 सिमट गई और वह राज्य के तीसरे व एनडीए में दूसरे नंबर पर पार्टी बन गई। इसके कारण मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार तो रहे, लेकिन कैबिनेट में उसकी हिस्सेदारी घट गई। जदयू की प्रमुख चुनौतियों पिछले प्रदर्शन दोहराने की है। वहीं दोस्तों, तेजस्वी यादव यानी कि राजद 20 साल बाद पूर्ण सत्ता या फिर विपक्ष से ही संतोष। मित्रों, तेजस्वी यादव की पार्टी व प्रमुख विपक्षी दल राजद के लिए सबसे अहम सवाल है कि 20 साल बाद पूर्ण से उसकी सत्ता में वापसी होती है या फिर उसे एक बार विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। अक्टूबर 2005 के विधानसभा चुनाव में हारे के बाद वह सत्ता से बाहर हो गया था। उसमें महज 54 सीटें मिली थी। 2005 के चुनाव में तो वह 22 सीटों पर ही सिमट गया था, लेकिन 2015 में राजद ने जदयू के साथ चुनाव लड़ा और उसकी सीटें बढ़कर 80 हो गई। वह सबसे बड़ा दल बन गया, लेकिन जदयू के महागठबंधन से अलग होने के कारण यह सरकार गिर गई। 2020 में राजद 75 सीट कर सबसे बड़ा दल बन रहा है, लेकिन सत्ता में थोड़ी दूर रह गया। बीच में जदयू के साथ राजद की 17 महीने की सरकार चली, लेकिन 2005 के बाद से वह पूर्ण रूप से सत्ता में नहीं आए। दोस्तों, अब तो क्या होगा ये तो आज ही पता चलेगा, परिणाम आने के बाद ही। दोस्तों, आज की न्यूज की शुरुआत करते हैं जदयू प्रदेश मुख्यालय के बाहर पोस्टर टाइगर अभी जिंदा है के साथ। मित्रों, जदयू प्रदेश मुख्यालय के बाहर लगा एक पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। यह पोस्टर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लगाई गई है। इसमें मुख्यमंत्री की तस्वीर
तस्वीर के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि टाइगर अभी जिंदा है। यह पोस्टर राज्य सरकार के पूर्व मंत्री रणजीत सिन्हा की ओर से लगवाया गया है। इनमें नीचे लिखा गया है कि दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, स्वर्णम और अल्पसंख्यक के संरक्षण टाइगर अभी जिंदा है। इस पोस्टर को एग्जिट पोल के नीचे नतीजे के बाद लगाया गया है। इस एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे दोस्तों कि एक पोस्टर है जिसमें लाल और नीले रंग से लिखा गया है कि टाइगर अभी जिंदा है। इसी के साथ दोस्तों तेजस्वी यादव बोलते हैं, बिना किसी के दबाव में आए कोटिंग करेंगे, निभाएं अपनी जिम्मेदारी। दोस्तों राजद नेता ने पार्टी प्रत्याशियों व जिला संगठन पदाधिकारियों के साथ आज होने वाली मतगणना के संबंध में किया विचार विमर्श। दरअसल दोस्तों राजद नेता तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुधवार गुरुवार की रात पार्टी प्रत्याशियों एवं जिला संगठन पदाधिकारियों के साथ 14 नवंबर को होने वाली मतगणना के संबंध में व्यापक विचार विमर्श किया है। इसके बाद उन्होंने मतगणना से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो टूक कहा है कि पूरी सजगात के साथ मतगणना करें, हिस्सेदारी करनी है। कहा कि काउंटिंग एजेंट मजबूत होनी चाहिए जो किसी के मानसिक तौर पर दबाव में न आए। तेजस्वी यादव ने इस बैठक की जानकारी अपने एक्स हैंडल पर साझा की है कि इसके अलावा उन्होंने गुरुवार को भी मतगणना के संदर्भ में जिला पदाधिकारियों से दूरभाषा और वर्चुअल मोड से बातचीत की। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि स्ट्रांग रूम के बाहर पूरी मुस्तैदी से जुटे रहें, इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इधर तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि लोकतंत्र की जननी बाहर की न्यायिक प्रिय जनता तथा बाहर व संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह, उम्मीद व विश्वास के साथ सतर्क हैं। किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम और तैयार हैं। दोस्तों तेजस्वी यादव बोलते हैं यह बात है दोस्तों बिहार विधानसभा के रिजल्ट आने के पहले की, जिसमें तेजस्वी यादव लोगों को समझाते नजर आते हैं कि परिणाम निकलते वक्त किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सुगमता पूर्वक परिणाम निकलना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों लाल किला विस्फोट। दोस्तों एजेंसियों की जांच में देश को दहलाने की साजिश का पर्दाफाश। दोस्तों आतंकियों ने विस्फोटक बनाने के लिए खरीदी थी 26 क्विंटल एनपीके खाद। मित्रों सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल ने सिलसिले में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर ने लाल किले के पास विस्फोट में इस्तेमाल की गई सामग्री खरीदने के लिए 26 लाख रुपये से ज्यादा की रकम जुटाई थी। गुरुवार को पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 4 संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर आदिल अहमद राथर और डॉक्टर सहनीन सईद और डॉक्टर उमर नबी ने मिलकर नगद राशि जमा की थी, जिसमें सुरक्षित रखने और परिचालन उपयोग के लिए डॉक्टर अमर को सौंप दिया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में रहने वाले और हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाल विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर उमर सोमवार को लाल किले के व्यस्त इलाके में हुए विस्फोट में इस्तेमाल हुए i-20 कार चला रहा था। जांचकर्ताओं का मानना है कि यह धनराशि एक बड़ी आतंकी साजिश के लिए थी जमा की गई। इस राशि से उन्होंने कथित तौर पर गुरुग्राम, नून और आसपास के शहरों में लगभग 3 लाख रुपये का मूल्य का लगभग 26 क्विंटल एनपीके खाद खरीदी थी। दोस्तों आईईडी बनाने में होता है इस्तेमाल। दोस्तों अधिकारियों ने बताया कि अन्य रसायनों के साथ मिश्रित इस उर्वरक का इस्तेमाल आमतौर पर आईईडी बनाने में किया जाता है। समूह द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में खाद की खरीद जांच में एक अहम सुराग बन गई है। उन्होंने बताया कि वित्तीय लेन देन और आपूर्ति रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। तो दोस्तों डॉक्टर मुजल्लिम गनी के घर गई पुलिस की टीम बुधवार को अल फलाल विश्वविद्यालय और इस मामले में गिरफ्तार किए गए प्रमुख संदिग्ध में से एक डॉक्टर मुजम्मिल गनी के घर गई। उन्होंने विश्वविद्यालय के कई चिकित्सकों को और छात्रों से पूछताछ की। पुलिस मुजम्मिल की तुर्कियों यात्रा में भी जांच कर रही है। इसी के साथ दोस्तों रेड कॉर्नर नोटिस के लिए प्रयास तेज। मित्रों जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस सप्ताह की शुरुआत में आमने सामने अंतर्राज्यीय
किए सफेदपोश आतंकी बॉलीवुड के सिलसिले में काजीगुंडे निवासी डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल से संपर्क किया है। मुजफ्फर डॉक्टर आदिल का भाई है जो लाल किला विस्फोट से जुड़े मामले में गिरफ्तार 3 डॉक्टरों सहित 8 लोगों में शामिल है। गिरफ्तार लोगों में 7 कश्मीर के हैं। इनमें पूछताछ में मुजफ्फर का नाम सामने आया हुआ 2021 में मुजम्मिल गनी और अमर नबी के साथ तुर्की का दौरा करने वाले चिकित्सकों की टीम का हिस्सा था। मित्रों, अमर मुजम्मिल के बीच धन लेन देने को लेकर था मतभेद। मित्रों, सूत्रों ने यह भी बताया कि विस्फोट से पहले दिनों में उमर और मुजम्मिल के बीच धन लेने देने का मतभेद था। जांचकर्ता इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या विवाद की वजह से इस समूह की योजनाओं या हमले के समय पर असर पड़ा। ब्लास्ट के संदिग्धों से जुड़ी तीसरी कार मारुति सुजुकी ब्रिज भी गुरुवार को बरामद कर ली गई है। यह कार फरीदाबाद स्थित अल फलाल विश्वविद्यालय की पार्किंग में खड़ी मिली। यह हरियाणा में पंजीकृत है। संदिग्धों ने आईईडी ले जाने के लिए जो 3 कार खरीदी थी उनमें से भी यह थी। मित्रों, मृतकों की संख्या 13 हुई। लाल किले विस्फोट में घायल एक और व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ ही इस विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। मृतकों की पहचान बीमार के रूप में की गई है। और इसी के साथ दोस्तों एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। धमाके से पहले अमर था रामलीला मैदान के पास। मित्रों, लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए विस्फोट का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें मुख्य संदिग्ध डॉक्टर अमर नबी रामलीला मैदान के नजदीक एक मस्जिद के पास टहलते हुए दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज में अमर को एक संगरी गली में सीधे चलते हुए देखा जा सकता है। फिर वह अपना सिर दाईं ओर मोड़ता है, जिस क्षण कैमरा का चेहरा रिकॉर्ड करता है और फिर वह आगे बढ़ जाता है। तो देख सकते दोस्तों, लाल किले के पास दिल्ली में हुए विस्फोट की जोरों शोरों से जांच पड़ताल चल रही है और भारत की वीर जवान लगे हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।